हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियोस में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 5 मार्क्स वाले होंगे, यानी कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस सेक्शन डी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 32 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा है, ए बी एक रेखाखंड है, पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे हम, जैसा जैसा इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आकृति बना लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी एक रेखाखंड है, तो ये हमने ए बी एक रेखाखंड बना लिया। और हमसे कहा गया है कि पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है। यानी कि ये जो पी और क्यू आप देख रहे हैं ये इस ए बी रेखाखंड के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि ये जो P और Q है ये इस A और B से समदूरस्थ हैं, यानी कि बराबर दूरी पर A और B से स्थित हैं। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाने के लिए बोला है कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, यानी कि जो ये PQ है ये इस AB का लंब समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम, हमें इस PQ को इस AB पर लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है, यानी कि इधर भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी, क्योंकि ये हमारा जो है ये लंब समद्विभाजक हमें सिद्ध करना है। और हम मान लेते हैं कि जो ये AB है इसको ये PQ इस O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस A और P को ऐसे मिला देंगे, इसी तरह से P और B को, ऐसे ही Q और B को, और A और Q को। ठीक है, तो देखिए अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो हमें क्या दिया है कि PQ जो है ये P और Q ये A तथा B से समदूरस्थ हैं, यानी A और B से बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो इसलिए PA बराबर PB होगा, यानी कि ये PA और ये PB दोनों क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से QA बराबर QB होगा, यानी QA ये वाला और QB ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AO बराबर BO होगा, यानी कि AO इतना और BO इतना हमें सिद्ध करना है बराबर, क्योंकि ये PQ जो है वो इस AB का लंब समद्विभाजक हमें सिद्ध करना है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ये PQ इस AB पर बिल्कुल लंब है और ये PQ इस AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इसीलिए AO बराबर BO हमें सिद्ध करना है, ये इतना और ये इतना। इसके अलावा ये लंब समद्विभाजक का मतलब है कि इधर भी 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको भी हमने लिख दिया कोण POA, यानी कि ये कोण POA और कोण POB, यानी कि ये वाला कोण बराबर 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये त्रिभुज APQ जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला, इसको लेंगे और त्रिभुज BPQ इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPQ में क्या होगा हमारा, हमें अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमें 3 चीज़ें बराबर दिखानी पड़ेंगी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में ये PA और इस वाले त्रिभुज में ये PB
दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे पी ए बराबर पी बी। देखिए ये हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, दिया है। इसके अलावा दूसरा चीज, ये जो क्यू ए है और इसमें ये जो क्यू बी है, ये दोनों भी बराबर हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज में क्यू ए और इस वाले त्रिभुज में क्यू बी, ये दोनों भी बराबर दिए हुए हैं, तो इसीलिए इसको भी लिखेंगे क्यू ए बराबर क्यू बी। दोनों का रीजन सेम है, दिया है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा कि ये देखिए पी क्यू जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो इसीलिए पी क्यू बराबर पी क्यू हो जाएगा। रीजन लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। ठीक है। तो तीन चीजें हमने दिखा दिया दोनों ही त्रिभुज में, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो लिख देंगे एस 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 नियम से क्या होगा हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए पी क्यू, ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज बी पी क्यू के। तो इस तरह से हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए पी ओ यानी कि ये वाला कोण और कोण बी पी ओ यानी कि ये वाला, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा कोण बी पी ओ के। रीजन लिखेंगे सी पी सी टी द्वारा। सी पी सी टी क्या होता है, अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियोस को देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हमने कोण एपीओ और कोण बीपीओ को बराबर दिखा दिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये छोटा वाला त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, त्रिभुज एपीओ, और ये वाला छोटा त्रिभुज, त्रिभुज बीपीओ, इन दोनों को अब हम सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज बीपीओ में। तो इनको सर्वांगसम दिखाने के लिए पहली चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज में पीए और इस वाले त्रिभुज में पीबी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे पीए बराबर पीबी होगा। इसका रीजन लिखेंगे ये हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए पीए बराबर पीबी। इसके अलावा ये देखिए पीओ जो है ये हमारा दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसमें भी इसमें भी, तो इसीलिए यहाँ पर पीओ बराबर पीओ हो जाएगा। इसका रीजन लिखेंगे हम, ये हमारा उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। ठीक है। तीसरा चीज देखिए, जो हमारा ये कोण है इस वाले त्रिभुज में ए पी ओ और इस वाले त्रिभुज में ये कोण बी पी ओ, ये दोनों भी बराबर हैं, अभी हमने सिद्ध किया। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ। इसका रीजन लिखेंगे हम कि हमने ये सिद्ध किया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमने सिद्ध किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन चीजें दोनों त्रिभुज में बराबर दिखा दिया। तो यहाँ पर ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, यानी कि ये साइड, ये बीच में एंगल, ये साइड, ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में भी। तो इसीलिए इसमें हमारा साइड एंगल साइड यानी कि SAS नियम लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे SAS नियम से जो त्रिभुज हमारा है APO, ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज BPO के। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज को क्या किया कि हमने यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो ये जो AO है जो कि इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा है और ये जो BO है जो कि इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा है, तो ये दोनों हमारे बराबर सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं AO बराबर BO। इसका रीजन आपको पता चल गया होगा CPCT द्वारा। ठीक है। तो CPCT से हमने ये AO और BO को बराबर दिखा दिया। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था AO बराबर BO, तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया। लेकिन इसके अलावा हमें कोण POA और कोण POB बराबर 90 डिग्री ये भी सिद्ध करना है। तो ये अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये भी अब हमें सिद्ध करना पड़ेगा।
तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। हमें जैसे कि पता है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमारा दोनों जो हैं सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो इनके जो संगत भाग हैं वो बराबर होंगे। तो इसीलिए ये वाला कोण जो है वो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो इसीलिए ये वाला कोण यानी कि कोण POA और ये वाला कोण POB दोनों हमारे बराबर होंगे CPCT से। तो सबसे पहले लिखेंगे कि कोण POA जो है ये बराबर होगा कोण POB के, रीजन लिखेंगे CPCT द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हमने ये दोनों कोण को क्या किया है, बराबर दिखाया है। तो ये दोनों कोण इस AB रेखा पर बन रहे हैं और AB हमारा ये एक सीधी रेखा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB रेखा पर जो हमारा कोण POA है यानी कि ये वाला कोण और कोण POB यानी कि ये वाला कोण, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कोण POA प्लस कोण POB बराबर 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम रैखिक, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण POA है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस कोण POB इसको हम क्या कर सकते हैं, कोण POA लिख सकते हैं, क्योंकि कोण POA और कोण POB दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए इस POB की जगह पे कोण POA लिख सकते हैं, बराबर में 180 डिग्री है। और इसके बाद इसका रीज़न भी लिख देते हैं हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि कोण POA बराबर है कोण POB के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पर कोण POA प्लस कोण POA है तो दो कोण POA हो गया बराबर में 180, तो कोण POA बराबर 90 हो जाएगा। ये दो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो इस तरह से कोण POA हमारा 90 डिग्री आ गया। अब कोण POA देखिए ये रहा, तो कोण POA हमने 90 डिग्री दिखा दिया। अब अगर कोण POA 90 डिग्री है तो इसीलिए हमारा जो कोण POA बराबर कोण POB है, तो ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हो गए। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री दोनों कोणों को, इन दोनों को सिद्ध कर दिया और AO बराबर BO जो है वो हमने यहीं पर सिद्ध कर दिया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है, तो हम इसे भी कर लेते हैं। वैसे जब आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अगर अथवा में दिया होगा तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। तो मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूँ। इसने हमसे क्या बोला है कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसकी आकृति मैं आपको यहाँ पर बना के फिर समझाता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह की एक आकृति बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। तो ये हमारी दो रेखाएं L और M है जो कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ये जो L और M रेखाएं हैं ये इस बिंदु P से समदूरस्थ हैं, यानी कि ये जो MP और ये जो NP आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमें बोला है कि दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो AP है ये इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को, यानी कि इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा एक कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हमें बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे कि A पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है, यानी कि PM बराबर PN हो जाएगा, ये और ये। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण MAP
यानी कोण MAP ये वाला और कोण NAP यानी कि कोण NAP ये वाला, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज लेंगे MAP और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे NAP, ठीक है, और दोनों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज MAP तथा त्रिभुज NAP में, तो दोनों त्रिभुज में सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी बराबर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा MP, ये इस L रेखा पर लंब है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ऐसे ही जो ये NP है, ये इस M जो रेखा है इस पर लंब है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा कोण AMP यानी कि ये वाला कोण और कोण ANP यानी कि ये वाला कोण, ये हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण AMP बराबर कोण ANP हो जाएगा। रीजन लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज क्या होगा हमारा कि ये जो AP है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले में भी, यानी कि AP बराबर हमारा AP होगा। रीजन लिखेंगे ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा क्या होगा कि जो ये PM और ये PN है ये हमारे बराबर हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे PM बराबर PN। इसका रीजन लिखेंगे ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, समकोण है, यानी कि राइट एंगल है, और ये राइट एंगल हो गया, ये भी हमने बराबर दिखाया है। तो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि कर्ण, और ये हमने भुजा दिखाया है। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में भी समकोण, कर्ण और ये भुजा। तो इसीलिए इसमें हमारा RHS नियम लग रहा है। तो लिख देंगे RHS नियम से जो त्रिभुज MAP है ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज NAP के, ठीक है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोण MAP यानी कि ये वाला कोण और NAP यानी कि ये वाला कोण, दोनों हमारे बराबर सिद्ध हो जाएंगे CPCT द्वारा। तो लिखेंगे कोण MAP बराबर कोण NAP, ये हमारा हो जाएगा CPCT द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन है 32 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसमें हमसे बोला है A और B का मान ज्ञात कीजिए यदि ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमें A और B का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है ये हम लिख लेते हैं, 7 + 3√3 अपॉन 2 + √3 माइनस में 7 - 3√3 अपॉन 2 - √3 इक्वल में दिया हुआ है A + B√3। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो है इसमें हमारा नीचे 2 + √3 है, तो इसका हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7 + 3√3, नीचे भी जो है उसको उतार देंगे। और प्रमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे जो होता है इसका हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन निशान चेंज हो जाता है। तो ये 2 - √3 हो जाएगा, नीचे भी 2 - √3। इसी तरह से इसको भी करेंगे, ये माइनस का निशान लगा दिया, और ये जो है हमारा इसको सबसे पहले लिख देंगे 7 - 3√3 अपॉन 2 - √3। इसका भी प्रमेयकरण करेंगे तो गुणा कर देंगे इस नीचे वाले से। तो ये 2 माइनस का है तो प्लस का लिख देंगे, और ये √3 नीचे भी 2 + √3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इक्वल में क्या है, A + B√3। अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले ये जो है 7 + 3√3 इसका 2 - √3 से गुणा करेंगे, यानी कि
ये जो है दोनों, इनका बारी बारी से इन दोनों से गुणा करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 7 का -√3 में गुणा करेंगे तो ये -7√3 हो जाएगा। फिर 3√3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 6√3 हो जाएगा। और 3√3 का -√3 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले माइनस आ जाएगा, √3 और √3 का करेंगे तो 3 हो गया, 3 का इस 3 में गुणा करेंगे तो ये 9 हो गया, यानी कि इन दोनों का गुणा माइनस का 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखिए, ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। तो ये माइनस का निशान लगाएंगे सबसे पहले, और 7 का सबसे पहले 2 में गुणा तो 7 दूना 14, 7 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7√3। फिर -3√3 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6√3 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3√3 का इस √3 में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 3√3 का √3 में किया था तो 9 आया था, यहाँ पर भी हमारा 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए, इसमें भी हमारा ये a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है, यानी कि जैसा इसमें हमने फॉर्मूला लगाया था वही इसमें भी लगेगा। तो ये भी हमारा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, बराबर में a प्लस बी √3 है। तो अब इसके बाद हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 14 माइनस 9 है, तो 14 में से 9 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 5। ये माइनस का 7√3 प्लस 6√3, माइनस प्लस माइनस, तो 7√3 में से 6√3 को घटाएंगे तो 1√3 यानी कि √3 बचेगा। दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। नीचे देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, माइनस में ये वाला माइनस उतारा हमने। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा। ये 7√3 में से 6√3 को घटाएंगे तो हमारा 1√3 यानी कि √3 बचेगा प्लस में। और नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा 3। ठीक है, बराबर में है a प्लस बी √3। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये 5 माइनस √3 है तो इसको हम उतारेंगे 5 माइनस √3। नीचे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर भी ये 5 प्लस √3 है तो यहाँ पर 5 प्लस √3 लिखेंगे। नीचे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बराबर में क्या है, a प्लस बी √3। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 5 माइनस √3 एज इट इज़, ये 5 जो है ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का √3 हो जाएगा, बराबर में a प्लस बी √3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए हमारा 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये माइनस √3 माइनस √3 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि √3 और √3 जोड़ेंगे तो 2√3 आएगा। दोनों माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, और बराबर में है a प्लस बी √3। अब देखिए यहाँ से हमारा a और b का मान कैसे आएगा। यहाँ पर √3 b के साथ गुणा हो रहा है और यहाँ पर √3 -2 के साथ गुणा हो रहा है, यानी कि b का मान हमारा -2 है। इस तरह से हम पहचानेंगे। तो इसीलिए a की जगह पर कितना है हमारा यहाँ पर 0, तो a का मान हमारा 0 हो जाएगा और b का मान -2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 33 अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें हमसे क्या बोला है, एक लकड़ी के अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 1.4 सेंटीमीटर है
और इसकी भीतरी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। नमन इसे पूरी तरह से पेंट करना चाहता है। पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल, इसके बाद आगे का हमारा ये रहा कि कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कटोरा में कितने लीटर तरल आ सकता है, ये भी हमें बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, ये हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर मैं एक अर्धगोलाकार कटोरा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए ये हमने एक अर्धगोलाकार कटोरा बना लिया है। तो इसकी मोटाई हमें 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी मोटाई यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी मोटाई है जो कि 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें कटोरे की मोटाई कितनी दी हुई है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा हमें इसकी भीतरी त्रिज्या यानी कि आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी जो कि 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे कि आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R से दिखाएंगे। तो देखिए ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है वो इस कटोरे की बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें ये आंतरिक त्रिज्या आ रहा है जो कि 3.5 है और इसकी मोटाई भी आ रही है जो कि 1.4 है। तो 3.5 और 1.4 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर जो कि इस कटोरे की बाहरी त्रिज्या है। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे, सबसे पहले लिखेंगे पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल। तो कैसे बताएंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम इस कटोरे को कहाँ कहाँ पर पेंट कर सकते हैं। एक तो इसका जो बाहरी हिस्सा है उस पर पेंट कर सकते हैं और एक तो इसके अंदर का जो हिस्सा है उस पर भी पेंट कर सकते हैं। तो अंदर का हिस्सा जो है उस पर अगर हम पेंट कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2πr² ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसमें हम जोड़ देंगे इसके बाहरी जो हिस्सा है उस पर भी पेंट किया जाना है तो ये भी हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसीलिए दोबारा से 2π और इस बार कैपिटल R² लिखेंगे क्योंकि इस बार जो बाहर वाला हिस्सा है उस पर हम पेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारा 2π कैपिटल R² हो जाएगा और इसमें हम जोड़ देंगे और कहाँ पेंट कर सकते हैं, जो इसकी ये मोटाई है इस पर भी हम पेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मोटाई आप देख रहे हैं कटोरे की ये हमारा एक वलय है यानी कि एक रिंग है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2π ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है इंटू R²। तो देखिए स्मॉल r है, स्मॉल r हमारा 3.5 है, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 35/10 हो जाएगा। स्क्वायर है इसीलिए इसको 2 बार लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस में क्या है 2 और ये पाई यानी कि पाई का मान 22/7 गुणा में कैपिटल R² है। तो कैपिटल R हमारा 4.9 है, पॉइंट हटा देंगे तो 49/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 49/10 गुणा में 49/10। ठीक है। इसके बाद प्लस में है हमारा 2 और ये पाई, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा आगे जो है ये वाला इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कैपिटल R² है, कैपिटल R हमारा 4.9 है
तो 4.9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24.01। माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर है तो स्मॉल आर हमारा 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा 12.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये 22 और इसके अलावा ये हमारा 35 और बटे में 10 है तो ये दोनों भी कट जाएंगे 5 के पहाड़े से, 5 सत्ते 35 और ये 5 दूना 10, ये 2 से एक बार में कट जाएगा 2 के पहाड़े में और ये 2 के पहाड़े में 11 बार में। तो 11 और 7 बच रहा है यानी 11 सत्ते 77 हो गया। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए ये 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ये हमारा कट गया और कुछ नहीं कट रहा है, ये कट रहा है लेकिन इसको हम नीचे एज इट इज लिख देते हैं। 10 दहा 100 गुणा करके लिख दिया और 2, 22, 7 और 49 इनका गुणा कर देंगे तो ये हमारा आएगा 15,092 जब हम इन चारों का गुणा करेंगे तो। फिर प्लस में ये हमारा 22 दूना 44 बटे में क्या है 7 और 24.01 में से 12.25 को घटा देंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा 11.76 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 77 प्लस यहाँ पर 100 से इसको भाग करेंगे तो 100 में 2 जीरो हैं इसीलिए जब इसमें हम भाग करेंगे 100 से तो इसमें 2 जीरो है तो इसमें पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि यहाँ पर तो ये बन जाएगा 150.92 प्लस में यहाँ पर सबसे पहले 44 और 11.76 का गुणा करके जब आप 7 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 73.92। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों को हमें जोड़ देना है तो ये आ जाएगा 301.84 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा जो ये कटोरा है इस पर पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल है यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया है कि कटोरा में कितने लीटर तरल आ सकता है। तो इसमें पूछा है कि कितने लीटर तरल आ सकता है कटोरे में, यानी कि हमसे कटोरे की क्षमता पूछी गई है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कटोरे की क्षमता, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कटोरे की क्षमता। तो कटोरे की क्षमता बताने के लिए हमें ये जो कटोरा है इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसके आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी कि अर्धगोले के आयतन का क्या सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये 2/3 हो गया इंटू पाई का मान 22/7 इंटू ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का मान 3.5 है तो इसीलिए यहाँ पर हम 3.5 लिखेंगे, लेकिन इसको हम 35/10 भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। क्यूब है इसीलिए ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा 35/10। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये 22, ये 35 और 35। तो इन जो ऊपर बच रहे हैं इनका गुणा करके ये 3, 10 और 10 यानी कि 10 दहा 100 और तिया 300, यानी कि इन सब का गुणा करके 300 से जब आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89.83। तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब ये कटोरे की क्षमता आ गई, लेकिन क्वेश्चन में हमसे लीटर में पूछा गया है। तो हमें जैसे कि पता है कि 1 लीटर में ये होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए अब जो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में क्षमता यानी कि आयतन आया है, इसको अगर हमें लीटर में बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो ये आया है 89.83, इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे। तो बहुत ही आसान है भाग करना 1000 से। 1000 में 3 जीरो है इसीलिए ये पॉइंट 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर तो 2 ही अंक है इसीलिए हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो 0.8983 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो। तो 0.08983 लीटर यही हमारा कटोरे की क्षमता है।
ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2-3 डिजिट तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, फिर भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए, और इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले, अथवा में भी दिया गया है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस में 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसका हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना। इसमें हमें जैसा कि पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको हम x मान लेंगे, यानी ये पूरा x है, ये पूरा हमारा y है और ये पूरा z है। ठीक है, तो इसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले x है तो ये पूरा x है, तो इसकी जगह पर इसको रखेंगे, यानी 2a माइनस बी माइनस सी, फिर ये प्लस है तो प्लस y हमारा ये पूरा है, यानी कि 2b माइनस सी माइनस ए, फिर प्लस z हमारा ये पूरा है 2c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए ये 2a, इसके बाद ये माइनस ए माइनस का 2a हो गया, ये माइनस बी और ये माइनस बी, माइनस का 2b हो गया, ये माइनस सी माइनस का 2c हो गया, ये प्लस का 2b, और इसके बाद और कौन सा रह गया हमारा, ये प्लस का 2c रह गया, तो इसको भी यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखिए ये 2a प्लस का ये माइनस का 2a, इससे ये कट गया, ये माइनस 2b और ये प्लस 2b, इससे ये कट गया, ये माइनस 2c प्लस 2c, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो इस तरह से ये हमारा जो है 0 आ गया। इसीलिए अब इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा है वो हमारा इस रूप में है। देखिए x का मान ये पूरा है, ये क्यूब है तो क्यूब लगा हुआ है, ऐसे ही ये और ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रूप में लिख देंगे इसको। तो सबसे पहले 3 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है, और इसके बाद x है तो x का मान हमारा ये पूरा है, यानी कि 2a माइनस बी माइनस सी, फिर y, तो y का मान हमारा ये पूरा है, यानी 2b माइनस सी माइनस ए, और फिर z का मान ये पूरा है 2c माइनस ए माइनस बी। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी था, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये हो गया 35 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में हमें अथवा में भी दिया गया है, तो इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमसे बोला गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। ये हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है हमारा कि b प्लस सी का होल स्क्वायर बटे में bc प्लस c, इसके बाद c प्लस a है और इसका होल स्क्वायर बटे में क्या है हमारा ca प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बटे में है ab। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर हमें a प्लस बी का मान निकालना है तो c को उधर ले जाएंगे तो माइनस का c हो जाएगा, और अगर हमें b प्लस सी बराबर लेना है तो a जो है इधर चला जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें c प्लस ए, यानी कि ये c प्लस ए का मान निकालना है तो b इधर जाके माइनस का b हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b प्लस सी है तो b प्लस सी बराबर क्या है माइनस ए,
तो इसकी जगह पे हम माइनस ए लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर बटे में बी सी प्लस ए है, तो सी प्लस ए बराबर माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी, ये स्क्वायर बटे में सी ए प्लस बी बराबर माइनस सी है, तो ये माइनस सी, ये स्क्वायर बटे में ए बी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे में बी सी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बटे में सी ए, प्लस माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बटे में ए बी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे तीनों आप देख रहे हैं टर्म, तो इसमें हम ऊपर भी ए का गुणा कर देते हैं, नीचे भी ए का गुणा, इसमें भी ऊपर बी का गुणा, नीचे भी बी का गुणा, इसमें ऊपर सी का और नीचे सी का। ऐसा करने से इसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि इससे ये कट ही जाएगा, तो वापस से पहले जैसा ही बन जाएगा ये, है ना। तो ऐसा हमने क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो गया, बटे में बी सी का ए में गुणा करेंगे तो ए बी सी हो गया, प्लस बी स्क्वायर का बी में करेंगे तो बी क्यूब, बटे में इसका गुणा करेंगे तो ए बी सी, प्लस इसका गुणा करेंगे तो सी क्यूब, बटे में ए बी सी। अब यहाँ पर नीचे सेम सेम है, ए बी सी और ए बी सी, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा ए बी सी ही आएगा, और ऊपर ये तीनों सेम आ जाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें जैसे कि पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3ab। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 3abc, बटे में क्या है abc, तो ये हमने लिख दिया। तो इस abc से ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन डी है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ई के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 के और इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।